दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल राम सा। और सामाजिक विज्ञान है, कक्षा 8 है, एनसीईआरटी की है। अब इसके बाद हम इसी बुक पर चैप्टर नंबर 12 पर चलेंगे, जिसका नाम है, कह सकते हैं, भारत की रक्षा व्यवस्था। यानी भारत में रक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में इस पाठ पे हम चर्चा करेंगे। तो इस पाठ को हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप समझ सकें। इस पाठ में आप जानेंगे भारतीय रक्षा सेनाओं का संगठन कैसा है, दूसरा शांति काल में रक्षाओं का योगदान अर्थात क्या काम रहते हैं, और रक्षा सामग्री का उत्पादन के विषय में जानेंगे। देश की रक्षा कार्य हेतु नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पाठ को समझने का। भारत का विश्व की शांति एवं सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है। क्या है? विश्व की शांति में और सुरक्षा में विश्वास इंडिया का अपने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को परस्पर विवाद, विचार विमर्श तथा शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का सदैव प्रयास करता रहा। यानी देश का हमारे जो वसूल रहता है, तो कोई यदि पहले विवाद नहीं होता, विवाद होता है तो आपसी पारस्परिक विचार विमर्श तथा शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का, यानी समझौता करने का प्रयास रहता है। भारत इसी नीति का अनुसरण करने की अपेक्षा अपने पड़ोसी देशों से भी करता है। जिस तरह इंडिया करता है, वैसे अपेक्षा करता अपने पड़ोसी देशों से भी। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है, अतः अपनी रक्षा व्यवस्था एवं सेनाओं को सुदृढ़ किया है। इसके लिए क्या ऐसा नहीं है, अपनी एक अच्छी सेना की भी आवश्यकता होती है, ताकि हम शांति स्थापित कर सकें और अपने देश को सुरक्षित रख सकें। इसके लिए क्या सेना की आवश्यकता पड़ती है। विश्व के देशों में अनावश्यक आक्रमणों के कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। एक शक्तिशाली राष्ट्र ही विदेशी आक्रमण से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है। यानी शक्तिशाली देश रह सकता है, वही अन्य देशों को जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे बचा सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ समझते हैं कि भारतीय रक्षा सेनाओं के प्रमुख अंकन कौन से हैं। थल सेना होती है, नौसेना होती है और वायुसेना। यानी कितनी तरह की सेनाएँ होती हैं? 3 तरह की, एक थल सेना, दूसरा नौसेना और तीसरी वायुसेना। अब हम जानेंगे कि थल सेना क्या है। ठीक है, तो थल सेना देख लीजिए, यहाँ थल सेना के कमान भी हैं। यहाँ देख सकते हैं कि थल सेना कमान यानी अर्थात इनके कहाँ पर इनके विशेष मेन ऑफिस रहते हैं। केंद्रीय है, दूसरा पूर्वी है, थल सेना का कमान है, तीसरा पश्चिमी, चौथा उत्तरी, दक्षिण। यानी चारों दिशाओं में, फिर चारों दिशा में होता है और सेंटर में होता है। ये थल सेना के कमान होते हैं। कितने कमान हैं? कुल 5 कमान है। ध्यान दीजिएगा, 4 दिशाएं होती हैं, तो 4 दिशाएं हो गई और ये बीच में सेंटर बोला गया। ठीक है, अब इनके कहाँ पर है ये भी बता देंगे हम आपको। थल सेना, भारतीय थल सेना विश्व की प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। यानी अपने विश्व में भी इसका नाम है, अपने देश के सेना का। भारत को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। इस सेना का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। जो मुख्यालय मुख्य तो कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है। क्या होता है? थल सेना अध्यक्ष होता है। अभी और विस्तार करेंगे चर्चा, जिसका पद जनरल के समकक्ष होता है। थल सेना में कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना होती है, सवार टैंक है, तोप खाना वाली होती हैं, आयुध यानी होती है, व्हीकल के होते हैं, मेडिकल के होते हैं, इंजीनियर के होते हैं। इतने इसके क्या कहलाते हैं? ये अंग कहलाते हैं, यानी पार्ट्स कहलाते हैं। अब थल सेना को 5 क्षेत्रों यानी कमान में, जो अभी हम चर्चा की है ना, यहाँ पर शॉर्टकट में बताए हैं, 5 क्षेत्रों यानी कमान में संगठित किया गया। केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी में। प्रत्येक कमान का अलग अलग मुख्य अधिकारी होता है। ये अपने अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पद रैंक के होते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से देख सकते हैं। थल सेना देख सकते हैं कि क्या क्या है। थल सेना का अंग क्या है? पैदल सेना है, सवार टैंक है, तो खाना, इसको और हम थोड़ा सा आयुध है, शस्त्र निर्माण, व्हीकल है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है। अब देखिए, इनका थल सेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम होते हैं, रैंक होते हैं। जैसे जनरल है मुख्य थल सेना अध्यक्ष, और लेफ्टिनेंट जनरल है, कमान अधिकारी होते हैं, जो कितने हैं? 5 होते हैं। मेजर जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है और लेफ्टिनेंट है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं
थल सेना में सैनिक वर्ग के पदक्रम कौन कौन से हैं? मेजर, सूबेदार, हवलदार, नायक, लांस नायक और सबसे छोटे क्रम का जो कर्मचारी होता है वो कहलाता है सिपाही। इन्हें JCO अथवा गैर कमीशन रैंक कहा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है जो सेना है अपने पास, नौसेना है। भारत एक प्रायद्वीप है, इसकी सीमा 3 ओर से जल से स्पर्श करती है। देख सकते हैं यहाँ मैप में, देख सकते हैं इंडिया है, इसकी 3 ओर से हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर है और अरब सागर, इन 3 इस क्षेत्र में पूरी तरह से यहाँ पर है। इसकी रक्षा करने के लिए भी जो पूरा तट है, इसको रक्षा करने के लिए अपन की इस नौसेना की आवश्यकता होती है। भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है, पूरे बंगाल है, पश्चिम में अरब है, सागर है, नहीं पूरा क्षेत्र है। अतः विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु एक संगठित शक्तिशाली सेना की आवश्यकता होती है। ठीक है, भारत में इसी आवश्यकता के अनुरूप एक सुदृढ़ नौसेना का गठन किया गया है। इसमें देख सकते हैं इसके नौसेना में अधिकारी वर्ग के पदक्रम दिए, जैसे एडमिरल हो जो होता है, जो नौसेना का अध्यक्ष होता है, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ये क्या होते हैं? अधिकारी वर्ग के पद होते हैं। सन 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। कहाँ की गई है? 2001 में तीनों की, यानी नौसेना, थल सेना, वायुसेना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई है। इसके बाद तीसरा है वायुसेना। किसी भी राष्ट्र की रक्षा व्यवस्था में वायुसेना की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश की प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना एवं उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य है। थल सेना को युद्ध भूमि के लिए शस्त्र, अन्य युद्ध सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाना भी वायुसेना कार्य है। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी भी करती है। भारतीय वायुसेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज हैं और हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से प्रमुख है केनवे सेंटर, इन इस तरह करके। अब देखिए हम चर्चा करते हैं यहाँ पर वायुसेना के अधिकारियों का रैंक क्या है, पदक्रम क्या है। तो एयर चीफ मार्शल होता है जो मुख्य होता है, फिर ये क्षेत्र के लिए होते हैं एयर मार्शल होते हैं जो 7 कमानों में पर है अपना, एयर वाइस मार्शल है, एयर कमांडर है, ग्रुप कैप्टन है, विंग कमांडर है, स्क्वाड्रन लीडर है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, फ्लाइंग ऑफिसर है। अब इसमें जो सिपाही वर्ग के होते हैं, सैनिक वर्ग के, वायुसेना में एयर मैन सैनिक वर्ग, मास्टर वारंट ऑफिसर है, वारंट ऑफिसर, जूनियर वारंट ऑफिसर, सार्जेंट है, कारपोरल है, लीडिंग एयर क्राफ्टमैन है और एयर क्राफ्टमैन है। दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करते हैं शांति काल में रक्षा सेनाओं का क्या योगदान रहता है। जब युद्ध नहीं होता तब भी अपने देश की सेना काम में लगी रहती है। उस समय देख सकते हैं आप, युद्ध एवं आक्रमणों से देश की रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को करना पड़ता है। रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा में अनेक प्रकार के कार्य करती है, जैसे बाढ़, भूकंप एवं अन्य प्राकृतिक प्रकोपों पर भी बड़ी दुर्घटनाओं के समय राहत कार्य का कार्य करती है। रक्षा सामग्री के निर्माण है। देश सुरक्षा हेतु अनेक प्रकार की रक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है। रक्षा सामग्री की उत्पादन शासकीय विभाग और सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा संचालित आयुध कारखानों में शस्त्रों, टैंकों, वाहनों, गोला बारूद आदि का निर्माण किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं जैसे जलपोतों, वायु यानों, बुलडोजरों, मशीनों के कलपुर्जे, संचार उपकरण आदि सामग्री का निर्माण किया जाता है। युद्ध का खतरा केवल युद्ध क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहता है कि युद्ध क्षेत्र है जहाँ वहाँ पर भी खतरा रहता है, बल्कि हवाई हमलों के द्वारा भी गोलीबारी हो जाती है। कोई विदेशी आक्रमणकारी हवाई जहाज़ से रॉकेट यान के द्वारा भी ये हमला कर सकता है। तो इसको हवाई हमला और गोलीबारी से अनेक नगर नष्ट हो जाते हैं, जीवन और संपत्ति को हानि हो जाती है। इसलिए यह आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिकों को प्राथमिक चिकित्सा, नर्सिंग ट्रेनिंग लेनी चाहिए। चलिए इसके बाद हम यहाँ चर्चा करें अभ्यास प्रश्न पर। दोस्तों अंत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगला भाग जिसमें हम बताएंगे आपको इनके सभी प्रश्न उत्तर, इसको देखने के लिए आप आई बटन पर देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।